Good morning, class 8. My dear students, we are going to explain another topic, that is extractions of minerals, and these are the words which I am going to explain you, and there is a lot of questions behind these extraction of minerals, like mining, open cast mining, shaft mining, drilling, quarrying. What are these words and what are their meanings? This is chapter number, I think this is chapter number 3, minerals power in geography. Okay, in history we completed our half of the syllabus, that is chapter number 5. Chapter 5 almost completed, and we are now moved to geography. And geography, I think there is only 5 or 6 chapters, I think. So we almost done the 50% of the syllabus. As you know, 30% of the syllabus इज़ कट, क्योंकि ये जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ है डेली क्लास करना होने की वजह से, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जितना हम कराएंगे बेटा सिर्फ उसी में से ही आएगा। आप ये बिल्कुल ना परेशान हो, सर ये नहीं कराया, कोर्स को बेटा कट किया गया है, ठीक है। तो वो ऐसा आप ना घबराएं और ना ऐसा सोचें कि ये चैप्टर नहीं हुए हैं। चलिए आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि एक्सट्रैक्शंस मिनरल्स का कैसे कैसे होता है और इन वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग होते हैं। ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं और 5 ही क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से आपके सामने आएंगे और वो आपको लिखने भी हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड माइनिंग। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ से राइज ये होता है, व्हाट इज़ माइनिंग, डिफाइन माइनिंग। यही तो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर जो हम आपको बोलते हैं, डिफाइन माइनिंग, ठीक, डिफाइन ओपन कास्ट माइनिंग, डिफाइन शाफ्ट माइनिंग, डिफाइन क्वायरिंग, डिफाइन ड्रिलिंग, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज़ माइनिंग, व्हाट इज़ शाफ्ट माइनिंग, व्हाट इज़ क्वायरिंग, व्हाट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग, इस तरह से। तो क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि आप जो लिख रहे हैं अपने आंसर को वो कितना अच्छे से लिख रहे हैं और आप ध्यान कितना दे रहे हैं। जब भी हम मिनरल्स को बेटा मतलब मिनरल्स को बाहर निकाले की ऐसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो रॉक्स के तरफ से निकालते हैं आप, ठीक, जो आप रॉक से यानी कि पर्वतों से और चट्टानों से निकालते हैं अर्थ के सरफेस से, उसे हम माइनिंग कहते हैं। कोयला निकालते हैं, डिगिंग करते हैं, सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर माइनिंग ही होता है बेटा। मिनरल्स दैट लाई एट शॉलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर दैट इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब बात क्या है, वो सारे मिनरल्स जो कि शैलो डेप्थ बहुत नीचे गहराई में हैं, अब उनको रिमूव करके मतलब सरफेस को अर्थ की लेयर को रिमूव करके बाहर निकालना, टेकन आउट, उस प्रोसेस को कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। आगे देखिए, डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, जितने भी गहरे गहरे बोर होते हैं ना, बोरिंग बोलते हैं ना उसे गांव में, उनको हम शाफ्ट कहते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ, हमें वो बोर करने पड़ते हैं। आप जैसे इस मशीन को देखिए आप, अब ये बड़े बड़े पाइप्स और बहुत सारी चीज़ लगी हैं यहाँ पे, अभी समुद्र में नीचे पूरा गहराई तक गया है बेटा, सोच के देखिए। बड़ी बड़ी मशीन ड्रिलिंग होती हैं, फिर वहाँ से उसको खोद के निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो डीप बोर्स होते हैं उनको हम शाफ्ट कहते हैं, उनको हम बनाया जाता है ताकि मिनरल्स की जो डिपॉजिट है वहाँ तक हम पहुँच सकें नीचे गहराई में, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। क्यों? क्योंकि आपकी जो डीप बोर्स हैं उनको शाफ्ट कहते हैं, उनमें माइनिंग करना शाफ्ट माइनिंग कहलाया आपका। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है अर्थ की सरफेस में बहुत नीचे गहराई तक हैं, तो उनको निकालना पड़ता है, तो वो इस प्रोसेस से निकलते हैं। डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, अब जो गहरे गहरे कुएँ हैं उनको बोर किया, उनको खोदा, उसमें मशीन डाला, उससे उनको बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिलिंग। ये फिगर इधर दिखाया है जो। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग, अब वो मिनरल जो कि सिंपली नियरली सरफेस पे ही मौजूद हैं, सिंपल तरीके से उनको डग किया, बाहर निकाला, इस प्रोसेस को आप क्वायरिंग बोलते हैं। माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। ये स्मॉल क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक, तो आप इनको लिखेंगे, हालांकि हम होमवर्क भी देंगे बट आप भी लिखेंगे अगर हम भूल जाते हैं तो। Do you know you can always tell if a rock contains copper because then the rock look like blue in color। ये आई थिंक मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था कि मतलब अगर रॉक में कॉपर हो तो मतलब आप ये समझ लीजिए, नहीं 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 नहीं,
हाँ, रॉक में कंटेन अगर वो क्रॉपर है तो आपको ये समझ लीजिए वो जो रॉक है वो ब्लू कलर की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे डू यू नो के बहुत सारे फैक्ट आते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का। एक्चुअली ये टॉपिक यहाँ से हार्ड तो नहीं है, आई थिंक मैं ये पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूँ शायद इसे। ओके, नो प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, अगर पढ़ाया भी है तो मैं उसको दोबारा से थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इतना वो वैसा नहीं, मुझे लगता है ये मैंने पढ़ा दिया है। जिसमें कि मिनरल्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के में होते हैं। कुछ को हम इग्नियस रॉक्स की तरह फाउंड करते हैं, कुछ को मेटामॉर्फिक में और कुछ को सेडिमेंट्री में। ठीक, लेकिन होता क्या है, जनरली अगर बात करें जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटाफॉर्मिक में नहीं होते हैं। ठीक, वो लार्ज प्लेटो की फॉर्म में होते हैं। आयरन ओर जो होता है नॉर्थ स्वीडन वगैरह में, ओंटारियो में, ये क्रोमोसोम इग्नियस मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। आई थिंक मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। Sedimentary rock formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone। कि जो limestone टाइप चीज़ें हैं वो sedimentary rock में ही वहाँ बनते हैं। limestone डिपॉजिट जो होता है वो कॉकेस रीजन फ्रांस में और यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हमें लर्न नहीं करना है। बस ये समझना है कि मिनरल्स फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम होते हैं वो फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री स्टेटा में, और सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म करके वहाँ पे बेटा ये लाइमस्टोन भी मिलता है। अब यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वर्ल्ड मैप से आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि ये कॉपर है पहला वाला, ये पहला आयरन है, दूसरा कॉपर है, ये बॉक्साइड है। तो आपको ये समझ में आएगा कि इस कॉन्टिनेंट की इस कंट्री में ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा कि किस कॉन्टिनेंट में किस तरह की चीज़ ज़्यादा मिलती है और किस कंट्री में। जैसे एशिया की बात करें, चाइना इंडिया सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिट है यहाँ पे। ठीक, कॉन्टिनेंट जो प्रोड्यूस करता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। मतलब हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा टिन जो है हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है एशिया में। लिखा भी है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक, आगे यूरोप की बात करें। अब देखिए इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें थी वो शुरुआत में थी, यहाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उसमें भी कोई चीज़ फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, बस आपको वो नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ से दे दिया आपने, चाइना फर्स्ट पे है, मलेशिया सेकंड पे, इंडोनेशिया थर्ड पे है, ये वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। तो बस आपको 3 नाम पता होने ज़रूरी हैं। डू यू नो स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। कहते हैं वहाँ कोई मिनरल डिपॉजिट है ही नहीं, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, वेल डेवलप्ड। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का दुनिया में, और वहाँ बहुत सारे आयरन ओर हैं, चाहे वो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन की बात हो, वहाँ बहुत सारा मिनरल जो है मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन में है। पहला कैरेबियन रीजन है, दूसरा ग्रेट लेक्स है, फिर एपलेचियन रीजन है माउंटेन रेंजेस में। तो ये इस तरह की जगह वहाँ पे दे रखे हैं। फिर साउथ अमेरिका की बात दी है। ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर का दुनिया में प्रोड्यूसर है, और चिली और पेरू भी कॉपर के हैं। ठीक, और ब्राज़ील और बोलीविया दुनिया में सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। डू यू नो की बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि ग्रीन डायमंड जो होता है दुनिया में सबसे रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट का मतलब है जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिले, रेयर, ग्रीन डायमंड। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे पुरानी अगर रॉक की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। उनका टाइम दिया है कि 4300 मिलियन ईयर्स अगो। ओ माय गॉड, एक तो वैसे ही 4300, ऊपर से मिलियन, और 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होता है। आप सोच भी नहीं सकते काउंटिंग कहाँ पहुँच गई। ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। क्या बात है, ओनली तो ऐसे कहते थे 300 मिलियन ईयर्स, पता नहीं कितना छोटा अमाउंट है। तो वो ये कहा गया है कि 4300 मिलियन ईयर्स अगो है,
और 300 मिलियन, यानी कि 300 मिलियन का मतलब हो गया 30 करोड़ आई थिंक, नो 30 करोड़, यस 30 करोड़ साल बाद, जो कि आफ्टर फर्म फॉर्म्ड होने के बाद। कितना बड़ा टाइम लगता है ना बेटा बनने में। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका रिच है अपने मिनरल रिसोर्सेज में। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड के मामले में, गोल्ड और प्लेटिनम के मामले में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का दुनिया में। यहाँ गोल्ड और डायमंड भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें तो जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी है वो वेल नोन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हैं। और लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पे अंटार्कटिका पे ना रिसर्च चलती रहती है। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ मिनरल्स पे। मिनरल्स का यूज़ बेटा कई इंडस्ट्रीज़ में होता है। मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं जेम्स आर यूजुअली हार्ड, मतलब जेम्स का मतलब समझ में नहीं आया। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। हाँ, इसको कई तरह की ज्वेलरी में भी सेट किया जाता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, या पगन्ना, पुखराज, अलग तरह के मटेरियल। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप। एक कॉपर एक ऐसा ही मेटल है जिसको आप यूज़ करते हैं कॉइन से पाइप तक। सिलिकॉन को यूज़ करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ताकि उस जो क्वार्ट्ज से मिलता है। एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं बॉक्साइट से। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन में किया जाता है। एल्यूमिनियम का ही होता है बेटा एरोप्लेन। बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन किचन कुकवेयर। एल्यूमिनियम का यूज़ तो वाकई में बहुत जगह होता है, किचन से लेके हवाई जहाज़ बनाने तक का उसमें यूज़ होता है। ये है बेटा, ये अब कई जगह ये जो साइन होता है छप के आता है, थिंक एंड एक्ट। किसी चीज़ को रिसाइकिल करना, मिनरल्स को रीयूज़ करना है, फिर रिड्यूस करना है, फिर रिसाइकिल करना है, वो इस तरह से एक समझाया है। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम कैसे करें। कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, मतलब चीज़ों को बचा के रखना मिनरल्स को। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो दोबारा से नहीं लाए जा सकते हैं मिनरल सारे। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन, हज़ारों सालों में बनते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल। अब जो रेट फॉर्मेशन की है ना वो तो बहुत कम है, लेकिन बात ये जो रेट है ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत आने वाले बहुत से कम टाइम में 60 और 70 ईयर्स के टाइम में हम यहाँ पे जो मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, ये पेट्रोलियम वाले, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं बहुत जल्दी। इसीलिए तो सब सारी चीज़ें बिजली से चलने वाली या फ्यूल सीएनजी या उससे चलने वाली चीज़ों से ही चल रही हैं। डीजल पेट्रोल को हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग आउट कर देंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और डीजल पेट्रोल की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, उसकी जैसे पोल्यूशन भी बहुत बढ़ता है। तो कंज्यूम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वेस्टेज को हम कम करें, और जो प्रोसेस है माइनिंग में उस टाइम पे रिसाइकलिंग जो मेटल्स का उसको इस तरह से करें कि उनको कंजर्व किया जा सके, चीज़ों को बचाया जा सके। जैसे आप पानी पीते हैं टैप पॉइंट पे, आप ये नहीं ध्यान देखते हैं कि पानी कितना बह रहा है, आपने सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो आपने पिया, और जो बह गया वो तो वेस्ट होकर नाली में ही गया ना। तो यही तो बात है, कंजर्व कैसे करना है, चीज़ों को रखना कैसे है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पावर रिसोर्सेज के बारे में बात की, ऐसे रिसोर्स जिनसे हम पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए ज़रा, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स। एनर्जी के बिना तो हमारी लाइफ में बेटा आजकल कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिजली से ही चल रहा है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए पावर चाहिए, एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, चाहे डिफेंस, हर जगह हमें लाइट चाहिए। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और पावर रिसोर्सेज को बड़ा मतलब डेराइव किया है या कैटेगराइज किया है, बांटा है दो पार्ट्स में, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल पार्ट में। अब वो कौन कौन से ज़रा आप समझें तो, कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के वो होते हैं विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिनको हम कॉमन तरीके से कई तरह से यूज़ करते आए, जिसमें लकड़ियाँ होती हैं, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और जो गोबर खाद से बना हुए जो उपले होते हैं वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होता है। और जो प्लांट एनिमल के रिमेन्स होते हैं उनकी वजह से बने हुए फ्यूजल फॉल होते हैं। और फॉसिल फ्यूल में कहा है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें।
क्योंकि ये सारी चीज़ें डिग करने के बाद उसमें से डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम जेली और डामर निकलता है बेटा। और वो सारी वेस्टेज जो होते हैं वो एनिमल्स के, प्लांट्स के होते हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स के अर्थ के नीचे दब जाते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल में। देखिए ये जो डायग्राम है ना बेटा, इसको थोड़ा सा आप ढंग से समझ लीजिए। जैसे हाइडल पावर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की तरह कंपेयर करके इस आंसर को राइट करना है। जैसे क्वेश्चन होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइडल पावर, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को, आंसर को यहाँ लिखेंगे। ठीक, फायरवुड पे पूरा क्वेश्चन आ गया, फायरवुड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए, तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 ये बना, 2 ये बना और 3 ये है, जो किस पे है, कोल पे। व्हाट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोल एनर्जी, हाइडल पावर, फायरवुड। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपने ड्राइव किए और उसके आंसर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज हेडिंग डाल के ये पॉइंट्स में लिखेंगे। और ये देखिए, ये है ऑयल का और ये नेचुरल गैस का, जिसमें एडवांटेज ये हैं, एडवांटेज ये हैं और डिसएडवांटेज दोनों के सेम ही है, चाहे ऑयल के हों चाहे नेचुरल गैस के हों, बट एडवांटेज उसके अलग अलग दे रखे हैं। तो जब आप ऑयल को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में और नेचुरल गैस को 5 में, तो एडवांटेज तो ये होंगे ऑयल के और डिसएडवांटेज ये होंगे। ऐसे जब नेचुरल गैस को लिखेंगे तो एडवांटेज ये होंगे, डिसएडवांटेज भी फिर यही होंगे। ये आपके कई सारे मतलब मैंने वर्क आज दिया है और इसको ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड है ये सारे रिसोर्सेज। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब जिस हिसाब से हमारी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस रेट से तो भाई वो बनेंगे भी नहीं, कोल नहीं बनेगा, पेट्रोलियम नहीं बनेगा, सो दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। अब इसके बाद जब आप कोल वोल इसके बारे में पढ़ेंगे ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए वर्क भी काफ़ी हो गया है और आज अच्छा भी समझ में आया होगा, नई चीज़ें जानने को मिली हैं आपको, नई चीज़ सीखने को मिली है आपको, तो आप उस पर ध्यान देंगे, अच्छे से अपना वर्क करेंगे अच्छे से और सबमिट भी करेंगे। ठीक है, और हम होमवर्क आपको भेज देंगे ग्रुप में और आप वो सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।